Jai Hind students. Today we will discuss the remaining topics of chapter number 2 of economics, sectors of the Indian economy. In the last lecture we had discussed about primary, secondary and tertiary sector and GDP. Today we will discuss the remaining topics. सो 1970-71 में अगर हम बात करते हैं कि मेनली जीडीपी कहाँ से किस सेक्टर से ज़्यादा आती थी तो वो था हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। और सेकेंड नंबर पे आते थे हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। बट 2011-12 में ये कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई। फर्स्ट नंबर पे आ गया टर्शरी सेक्टर, देन सेकेंड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन थर्ड इज प्राइमरी सेक्टर। So how the things changed between these years? So there are some reasons behind this कि टर्शरी सेक्टर में इतनी ग्रोथ कैसे हो गई। नाउ ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, कैसे टर्शरी सेक्टर में इतनी ग्रोथ हुई। गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा विच आर बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री एंड दे आर अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया इन चीज़ों को डेवलप करने में और ये सारी कंट्री की बेसिक ज़रूरतों में आती हैं और ये हमारा किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का। सेकंड है एग्रीकल्चर में बहुत डेवलप होता गया, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ जिससे टर्शरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया है तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं शॉपिंग में, मूवीज़ देखने जाते हैं, टूरिज़्म में, बाहर खाना खाते हैं। सो ये चीज़ें आजकल कॉमन हो गई हैं, तो ये भी टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। जो हमारा आईटी सेक्टर है, कम्युनिकेशन पार्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और ज़रूरी हो गया आज के टाइम पर। ये भी टर्शरी सेक्टर के पार्ट में ही आता है। लास्ट हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में आने से टर्शरी सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए, सर्विसेज काफ़ी सारी डेवलप हुई लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सिस्टम बढ़ा, बिजनेस बढ़ा उससे। तो मीन्स टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और जब ग्रोथ हुई तो सबसे ज़्यादा जीडीपी भी वहीं से कलेक्ट होती थी। इसलिए इतने सालों में चेंजेस आ गए और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी कलेक्ट होने लग गई। दैट्स वाई इट वॉज ऑन फर्स्ट नंबर इन 2011 एंड 12। वैसे ही तीनों सेक्टर दूसरे पर डिपेंड हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोई भी एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकता। बट हाँ, आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर में लोग हैं वो आपका डेवलपमेंट जो है वो टर्शरी सेक्टर में है। अब हम बात करते हैं कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट में किस सेक्टर का कितना शेयर है। तो प्राइमरी सेक्टर का है 49%, सेकेंडरी का 24% और टर्शरी सेक्टर का 27% है। नेक्स्ट है आपका शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी कि जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो प्राइमरी का 15%, सेकेंडरी का 27% और टर्शरी का 58%। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है वो तो प्राइमरी में है, बट जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो टर्शरी सेक्टर का है। तो उसके क्या रीजंस हैं? रीजंस आर tertiary sector require educated and skilled people, not enough jobs are created in tertiary sector. So टर्शरी सेक्टर में हमें क्या ज़रूरत होती है, एजुकेटेड स्किल्ड पीपल की, इसलिए टर्शरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम है। प्राइमरी में हमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो पाती हैं, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, and producing only a quarter of the GDP. So like you can say, if you remember in class 9th, we had done one chapter and there was a term underemployment or disguised employment. So उसमें हमने क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो तो उसमें मेनली यही था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फील्ड है और एक फील्ड में रिक्वायरमेंट है 5 लोगों की काम करने की, बट उस फील्ड पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो उस फील्ड में 10 लोगों के काम करने से प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं जाएगा, मीन्स प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। तो 5 लोग वो एक्स्ट्रा ही काम कर रहे हैं उस फील्ड में। अगर वो 5 लोग काम नहीं करेंगे एक्स्ट्रा तो भी 5 लोगों से काम हो जाएगा, 10 लोग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जहाँ पे नीड से ज़्यादा लोग काम करते हैं वो सिचुएशन क्या हो जाती है हमारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो एम्प्लॉयड तो हैं, काम तो कर रहे हैं, बट इनकम लेवल तो नहीं है।
सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जैसे आपकी कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी में एक बार्बर की नीड है, बट वहाँ पे 2 बार्बर काम कर रहे हैं, तो 2 बार्बर के काम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ जो कस्टमर्स होंगे वो तो लिमिटेड होंगे कि इस शॉप पे इतने कस्टमर्स आते हैं, तो वो काम एक बार्बर भी कर लेगा। सो वो सिचुएशन हमारी होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ कैन मोर जॉब्स बी क्रिएटेड, कैसे हम ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट को चीप लोन्स फार्मर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, सो दे कैन डू फार्मिंग विद द बेस्ट टूल्स। तो वो उस लोन्स के थ्रू अपने बेस्ट टूल से अपनी फार्मिंग कर सकेंगे और मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकेंगे। मतलब बहुत से फार्मर्स होते हैं जो अपनी लैंड पर सिर्फ एक क्रॉप ग्रो कर पाते हैं और बाकी टाइम पर उनकी लैंड खाली रहती है। सो दे कैन प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग और वो पूरे साल फिर एम्प्लॉयड रहेंगे, मतलब पूरे साल काम करते रहेंगे, तो उनकी कुछ इनकम भी पूरे साल आती रहेगी। सेकेंड आपका है कि गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स। गवर्नमेंट को अगर विलेजेस के लिए रोड बनाए, उसको रोड को कनेक्ट करे विलेजेस से, तो एक तो उसमें जो वर्कर्स काम करेंगे रोड बनाने में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा क्या होगा, जब रोड बन जाएगी तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो वाले हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो उनकी भी इनकम अच्छी हो जाएगी। थर्ड है कि गवर्नमेंट को जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लोकेट करनी चाहिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उसमें एम्प्लॉयड हो सकें। जैसे शुगर केन हैं, ऐसे शुगर फैक्ट्रीज़ वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी, तो वहाँ से क्या होगा, काफ़ी लोग उसमें एम्प्लॉयड हो जाएंगे और वहाँ पे शुगर केन आसपास ग्रो भी होती है, तो इजीली वहाँ पे काम भी हो जाएगा। अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन कहता है कि 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं एजुकेशन सेक्टर में। डू यू नो दैट इन इंडिया में 46% ऐसी पॉपुलेशन है जो 5 to 29 एज ग्रुप में आती है, मींस 5 ईयर्स से 29 ईयर्स के बीच में जो आती है 46% पॉपुलेशन है। बट आउट ऑफ दिस 46% पॉपुलेशन सिर्फ 52% लोग ही एजुकेशन सेक्टर में है, मींस स्कूल्स को अटेंड करते हैं, बाकी नहीं करते हैं, या तो वो घर पे रहते हैं या फिर वो एज अ चाइल्ड लेबर कहीं पे काम कर रहे होते हैं। सो अगर ये सारे बच्चे भी स्कूल अटेंड करने लग जाएं तो वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, तो हमें जितनी बिल्डिंग्स बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, तो हमें उतने टीचर्स स्टाफ्स की ज़रूरत होगी, मींस हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो प्लानिंग कमीशन सेट दैट अकॉर्डिंग टू दैट कि नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। खाली एजुकेशन सेक्टर में भी 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। सेम बात करते हैं हम टूरिज़्म सेक्टर की। प्लानिंग कमीशन ये भी कहता है कि टूरिज़्म सेक्टर में 35 से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, 35 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स। हमारे इंडिया में कितना कुछ है, कितने सारे हिल स्टेशंस हैं, कितने सारे फोर्ट्स हैं, कितना कुछ है घूमने के लिए, तो बहुत जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। बट इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, सो दे टेक मेनी ईयर्स। तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म प्लान्स पे काम करती है, जैसे हमने पढ़ा था नरेगा क्लास 9th में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो पहले स्टार्ट हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद वो 625 डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ गया। उसमें क्या था, गवर्नमेंट 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, और अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में फेल होती थी तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती थी, मींस उनको उसके बराबर सैलरी पे करती थी। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स कैन वर्क बट लॉन्ग टर्म प्लान्स टेक मोर टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इज़ वेरी इजी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जितनी भी उसमें कंपनीज या जो भी चीज़ें आती हैं वो सब रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट के अंडर, और उनको उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। उसमें काम करने वाले लोगों की जॉब सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे फिक्स्ड वर्क आवर्स होते हैं, और अगर वो ओवर टाइम काम करते हैं तो उसके लिए उनको पेमेंट दिया जाता है। वहाँ पे पेड हॉलीडेज़ होती हैं, अगर जो हॉलीडेज़ आपको मिलती हैं तो फिर उन हॉलीडेज़ के आपके पैसे नहीं कटते हैं। कंडीशंस अच्छी होती हैं वर्क करने की, क्लीनिंग, पीने का पानी, सब कुछ अच्छा होता है। आपको पेंशन भी प्रोवाइड होती है, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, बैंक्स हो गए, स्कूल्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का जस्ट अपोजिट है। अगर हम सबके आगे नॉट लगा देंगे तो भी हम इजीली कर लेंगे। सो इफ़ यू लर्न वन साइड ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, यू कैन इजीली राइट द सेकेंड साइड ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में
रजिस्ट्रेशन नहीं होता है गवर्नमेंट के साथ, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, उसमें काम करने वाले लोगों की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है, कोई नंबर ऑफ़ आवर्स फिक्स नहीं होते हैं काम करने के, ओवर टाइम के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं, कोई पेड हॉलीडेज़ नहीं होती हैं, अगर आप बीच में हॉलीडे लेते हैं कोई भी तो उसके लिए आपकी पेमेंट कट होती है। बैड वर्किंग कंडीशंस होती हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है ज़्यादा, कोई पेंशन नहीं मिलती है। जैसे हम बात करें फार्मिंग की, जैसे हम बात करें हमारे आसपास बहुत सारे जैसे छोटे ढाबे होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो अगर वो लोग वहाँ से जो काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, अगर उनका मालिक उनको निकाल देगा, सो दे डिडंट गेट एनी पेंशन, और वहाँ की वर्किंग कंडीशन ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती है, उनके हॉलीडेज़ के पैसे कटते हैं, कितने भी घंटे काम कर लें उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है, उनका मालिक उन्हें कभी भी निकाल सकता है। So these are the differences between organized sector and unorganized sector. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे हैं हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जो स्मॉल और जो मीडियम फार्मर्स काम कर रहे होते हैं, सो गवर्नमेंट उनको चीप लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, अच्छे सीड्स दे सकती है, अच्छी इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है, जिससे उनकी इनकम बढ़े और वो ज़्यादा अच्छे से पूरे साल काम कर पाएँ। अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ लगा सकती है, जैसे लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, उनके लिए कुछ नए लॉज और पॉलिसीज़ बना सकती है, जिससे उनको उनकी जॉब जो परमानेंट हो जाए, जिससे उनके जो ओनर हैं फैक्ट्री के वो उनको कभी भी निकाल ना सकें। कास्ट सिस्टम जो मेनली हम अगर बात करें SC और STs की, तो दे मेनली और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उनको भी इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे दो सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जैसे बैंक्स हो गए, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए गवर्नमेंट के, वो पब्लिक सेक्टर में आएंगे। उनका मेनली मोटिव क्या होता है, सर्व पीपल, लोगों की हेल्प करना, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड हॉस्पिटल्स, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्यों बने हैं, स्पेशली लोगों की हेल्प करने के लिए। जैसे जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल खर्च, उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। ऐसे रेलवेज़ हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, लाइक दिस। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। जो भी फैक्ट्रीज कंपनीज होती हैं वो किसी इंडिविजुअल की होती हैं या फिर ग्रुप किसी 2-3 पर्सनस की। उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, अर्न मोर एंड मोर मनी। उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि जो पब्लिक है उसको ज़्यादा लॉस हो रहा है, ज़्यादा हम अमाउंट उनसे ले रहे हैं। उनका मेन मकसद होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लाइक रिलायंस, टाटा और भी बहुत जैसे मैकडोनल्ड्स, लाइक दिस। अब अगर हम देखें तो रेलवे है, वाटर सप्लाई है, तो ये पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्यों पार्ट नहीं है ये, तो उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इन रेलवेज़ में, वाटर सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का यूज़ होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ये। प्राइवेट सेक्टर वॉन्ट प्रोवाइड दीज थिंग्स एट अ रीज़नेबल कॉस्ट। अब अगर हम प्राइवेट को दे देंगे सब चीज़ें, तो प्राइवेट जो सेक्टर होगा वो हमसे ज़्यादा अमाउंट लेगा हर चीज़ की, तो हर कोई उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। थर्ड रीज़न इज़ दैट गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों का ध्यान रखती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट फार्मर्स से उनके क्रॉप्स को परचेज़ करती है हाई प्राइस पे और लो प्राइस पे उनको सेल करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ क्या करेंगी, उनको कम से कम रेट पे खरीदेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे उनको बेचेंगी। इसलिए जो राशन शॉप्स होती हैं वो मेनली किसके अंदर आती हैं, गवर्नमेंट के अंडर, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको जो राशन है वो बहुत कम रेट पे अवेलेबल हो। सो हियर द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। सो रीड all the points carefully and prepare your notes in your fair notebook. Thank you.